अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको खबरों की कुछ झलकियां दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल ममता सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला किया गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। वो परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर 12 बजे से किसानों का रेल रोको आंदोलन है। इन सभी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। बात करेंगे टूल किट मामले की भी, लेकिन फाइनेंशियल एंगल से अब इसकी जांच की जा सकती है, ये बात भी अब सामने आ रही है। यूपी की 2 अहम खबरों पर हमारी नजर होगी। उन्नाव में संदिग्ध हालत में 2 बहनों का शव मिलने से सियासत गर्म हो गई है, तो वहीं बीएचयू में हथियार मिलने से हड़कंप है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं उन्नाव मामले के साथ। यूपी के उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र से बबुरहा गांव के खेत में 2 नाबालिग बहनों का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल चारा लेने गई 3 नाबालिग बहनें खेत में थीं और लड़कियों के चाचा को किसी ने यह सूचना दी कि तीनों लड़कियां खेत में पड़ी हुई हैं, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तीनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। तीसरी की हालत नाजुक बताई जा रही है। इनका इलाज कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में किया जा रहा है। लड़कियों का शव मिलने से गांव भर में तनाव का माहौल है। एहतियात के तौर पर गांव के अलावा जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पीड़िता की मां के मुताबिक लड़कियों के मुंह से झाग निकल रहा था, लेकिन कपड़े बिल्कुल ठीक थे। दुपट्टा भी सही से गले में मिला, हाथ पांव नहीं बंधे थे। पुलिस की 6 टीमें बनाकर मामले की तफ्तीश की जा रही है और इस बीच इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोल दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार ये कैसी कानून व्यवस्था है जिसमें सरेआम इस तरीके से 3 नाबालिग बहनों पर हमला बोला गया। 2 मृत हालत में पाई गई, 1 की हालत नाजुक बताई जा रही है। कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में तीसरी बहन का इलाज किया जा रहा है। पूरे परिवार को तन से, मन से, धन से, हर तरीके से मदद करेंगे और जिन लोगों ने जास्ती की है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि उसको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये असोहा थाने में आज 3 लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से 2 की वहां पे डेथ हो गई है और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो विपक्ष इस वक्त हमलावर है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है उन्नाव मामले को लेकर। हम आपको वो ट्वीट दिखा देते हैं। दरअसल क्या कुछ कहा गया है, योगी सरकार से कैसे सवाल पूछे गए हैं। बेटियों के लिए काल बन चुके भाजपा शासित यूपी में सत्ता संरक्षित नृशंस अत्याचार की एक और विचलित कर देने वाली घटना का केंद्र बना है उन्नाव। समाजवादी पार्टी की ओर से यह ट्वीट जारी किया गया है। जयंत चौधरी ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी। उन्नाव ने फिर उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराध का खौफनाक चेहरा उजागर किया है। ये तमाम सवाल अब विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि आखिरकार उन्नाव में लड़कियों की मौत कैसे हुई, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, पोस्टमार्टम हो गया है क्या और रिपोर्ट कब तक आएगी जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आखिरकार लड़कियों की मौत कैसे हुई? क्या कह रहे हैं वहां पर मौजूद लोग और गांव वाले? देखिए नेहा, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और ये पोस्टमार्टम ही इस पूरे मामले की बेहद अहम कड़ी है। हम जिस जगह पर खड़े हैं इसके ठीक पीछे वो खेत है जहां पर इन तीनों लड़कियों को बरामद किया गया था अचेत अवस्था में, जिसमें 2 लड़कियों को अस्पताल ले जाया गया, उनको मृत घोषित कर दिया गया और तीसरी की हालत अभी तक बहुत गंभीर बनी हुई है। और वो बेहद अहम कड़ी भी है इस पूरे मामले में, क्योंकि वो लड़की ही वो बेहद अहम क्लू है जो बता सकता है कि आखिरकार घटना के वक्त क्या हुआ था, क्यों ऐसी घटना हुई। लेकिन पुलिस वाले जो अभी तक जांच कर
कर पाए हैं उनके मुताबिक यहाँ पर जब वो पाई गई तो अचेत अवस्था में थी और पॉइजनिंग का शक है शुरुआत में। पोस्टमार्टम के बाद और चीजें क्लियर होंगी कि आखिरकार पॉइजनिंग कैसे की गई, किसी और ने खिलाया या लड़कियों ने खुद खाया था, वो भी साफ होगा और साथ ही साथ पता चलेगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। लेकिन जो घटनाक्रम है नेहा, वो साफ तौर पर बताता है कि इसके पीछे किसी न किसी के शामिल होने की जरूर आशंका है, क्योंकि ये लड़कियां चारा लेने के लिए आई थी इसी खेत के पास और उसके बाद बहुत देर तक जब नहीं पहुंची तो पूरे गांव में ढूंढना शुरू हुआ। अलग अलग परिवार के लोग गए, किसी ने सूचना दी कि इस खेत में अचेत अवस्था में पड़ी है, उसके बाद यहाँ पर उनको ढूंढा गया। सबसे पहले जो भाई हैं परिवार का, जो पुरुष हैं, वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि वो बंधी हुई लड़कियां थी, लेकिन बाद में मां ने मना किया, कहा कि हाथ नहीं बंधे हुए थे। तो ये भी एक विरोधाभास है। हो सकता है उस वक्त किसी ने हाथ खोल दिया हो, इसलिए ऐसी बात कही जा रही हो, लेकिन ये भी जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार उस वक्त क्या हुआ जिसकी वजह से इन तीनों लड़कियों की जान पर बनाई और 2 की मौत हो गई। इसीलिए एसओजी की टीम बनाई गई है, 6 यहाँ पर जो जांच कर रही है, अलग अलग परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है, गांव के लोगों से, आसपास आने जाने वालों के। और इसके अलावा यहाँ पर कोई सीसीटीवी और कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि उससे कुछ सबूत मिल सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा अहम सबूत है फोरेंसिक और पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट, जो अभी कुछ देर बाद शुरू होगी। कहा जा रहा है 11 बजे के आसपास पोस्टमार्टम शुरू होगा और उससे बहुत सारी चीजें साफ होंगी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल इस बात पर भी है कि शाम के वक्त, दिन के वक्त अगर लड़कियां निकली, उनके साथ एक घटना हो जाती है तो ऐसे में कौन जिम्मेदार है? क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी है या फिर परिवार वालों से कोई चूक हुई या फिर कोई दुश्मनी है? ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी अभी जांच होनी बाकी है और जांच होने के बाद ही साफ होगा कि इस बेहद दर्दनाक घटना के पीछे क्या कारण रहे हैं, क्योंकि अभी तक मोटिव साफ नहीं है। किसी से दुश्मनी की बात नहीं परिवार वालों ने कही, किसी से कोई झगड़े की बात नहीं कही। तो ऐसे में क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन तीनों लड़कियों की जान पर बनाई? लौटूंगी मैं आपके पास। मां और चाचा के बयान में दरअसल विरोधाभास पाया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों, सुन लीजिए। आया था कि मतलब खेत गई थी वो 3 बजे लमसम, तो वही 6 साढ़े 6 बजे सूचना मिली, ये लोग के हाथ पैर बंधे हुए थे। बस इतनी बात हम जानते हैं और कुछ मालूम नहीं। वही मतलब जब हम फोन पे गए, मतलब मालूम पड़ा हमको। अब फोन ये नहीं, मतलब फोन किए थे वो, तो हम परी रहे। तो कैसे, मतलब कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे? हाथ पैर ना बंधे रहे, ऐसे परे रहे ऐसे। तो आपको किसी पे आशंका है? हमको कोई शंका नहीं है, हम किसी के कही क्या कही दे साहब, बताओ हमका, हम जब देखा नहीं ना किसके कही दे। कितने समय घटना है शाम को? शाम को हम धेरे भैंसी कमते लान है, अरे धेरे से जुड़े तक लान है, वही की बाद में चारा पानी कीन है। तब हम कहा हमारी लड़की पता नहीं कहा, तो हम खोज करे लागे। अब बात यूपी की एक और घटना की करेंगे। वाराणसी में महामना की बगिया को किसकी नजर लग गई है, क्योंकि महामना की बगिया मतलब बीएचयू के एक हॉस्टल में कट्टा और कारतूस बरामद होने से वहां हड़कंप मच गया। हॉस्टल के कमरा आवंटन के दौरान छात्रों की शिकायत पर प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम को जांच में कट्टा और कारतूस बरामद हुआ। इस मुद्दे पर छात्रों ने हंगामा भी किया और तुरंत कार्रवाई न होने पर छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर और टीम के अन्य सदस्यों पर हमला भी कर दिया। बीएचयू मुख्य गेट पर तालाबंदी करके उस छात्र की गिरफ्तारी की मांग की गई, जिसके कमरे से यह बरामदगी हुई है। घंटों तक ये बवाल चलता रहा। आखिरकार पुलिस ने आश्वासन दिया और छात्रों ने तब जाकर बीएचयू का मेन गेट खोला। के पास और वहाँ से चीफ प्रॉक्टर गए थे, उसको छोड़ के भाग के आ गए। उसको आए तक नहीं है आपस में पहले तो चेक नहीं कर, जांच नहीं कर रहे अच्छे से रूम का। मिला आप थे ना, ये भी थे, सिर चौकी इंचार्ज है, ये भी थे वहाँ पे चलंगा था, इनके सामने चेक हुआ है। उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया और भाग गया। उस चीज को 2 बार पता नहीं क्यों उसकी गिरफ्तारी तक नहीं करो, सिर्फ 307 मुकदमा भी दर्ज हो गया, उसके बावजूद भी खुला घूमता है। प्रभावी कार्रवाई उसमें कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए। और आज जिस तरह से हुआ आपके एसआई के सामने में, वो इस बात को दबा रहे थे, तो कहीं न कहीं अपराधी को संरक्षण दे। किसी भी अपराधी को संरक्षण देना कानूनन कोई नहीं दबा पाएगा। जो अपराधी है आपके एसआई साहब समझ गए, वो इशारा किए तो हम लोग गए उसको कार्रवाई उसको देखने, हम लोग को देखने नहीं दिया जाए। आपराधिक कोई चीज होती है तो उसकी कार्रवाई तो थाने से ही होनी है। FIR तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा, बीएचयू में FIR तो थाने पे लिखा जाएगा। हम ये कह रहे हैं, हम FIR लिख रहे हैं। सर आप चलिए, वहाँ पे हम करा लेंगे, वो करा लेंगे। आप ये देखिए, बीएचयू में बिरला छात्रावास में छात्रों के 2 ग्रुप हैं, उनके मध्य कुछ विवाद पूर्व में हुआ था
उसी क्रम में आज पुनः कुछ चीजें हुई हैं जिसमें इनके द्वारा यहाँ गेट पे छात्र आ गए थे जिनसे बातचीत की गई है। प्रैक्टोरियल बोर्ड भी यहाँ पे मौजूद है, हम लोग पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, इनसे बातचीत की गई है, गेट खुलवा दिया गया है और इसमें जो भी चीजें हैं सभी सारे फैक्ट कलेक्ट किए जा रहे हैं। उसके आधार पर जो लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सारी चीजें इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं। इसमें 2 FIR हमारे यहाँ पंजीकृत है लंका थाने पे और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आज जो भी चीज ये लिख करके दे रहे हैं विश्वविद्यालय के उसके आगे भी हम लीगल कार्रवाई करेंगे। अब बात पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए बम हमले की करेंगे। मुर्शिदाबाद के मंत्री पर देसी बम से हमला किया गया जिसमें वो जख्मी भी हो गए। उनकी हालत खतरे से हालांकि बाहर बताई जा रही है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद में हुए बम हमले का है। वीडियो देखिए, जाकिर हुसैन अपने समर्थकों के साथ सामने आते दिख रहे हैं, लेकिन तभी एक धमाका होता है और छा जाता है धुएं का गुबार। धुआं छटने के बाद फिर जो मंजर दिखता है तो सामने दिखते हैं दर्द से तड़पते लोग। ये वीडियो मुर्शिदाबाद के निमटीटा रेलवे स्टेशन का है। मंत्री जाकिर हुसैन कोलकाता जाने के लिए ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। उनके साथ उनका भांजा और तमाम समर्थक भी मौजूद थे। जब वो ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे तभी ये धमाका हुआ। हमले के फौरन बाद जाकिर हुसैन को मुर्शिदाबाद जिला अस्पताल में प्रारंभिक उपचार देकर कोलकाता रवाना कर दिया गया। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में जब मंत्री साहब ने आया था, हिज कंडीशन इज स्टेबल। दाहिना हाथ में और बाएं पैर में चोट पहुंचा, प्लास्टर है, ही इज आउट ऑफ डेंजर। ममता के मंत्री पर हमला हुआ तो बंगाल से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तक ने ट्वीट करके घटना की निंदा की और जाकिर हुसैन के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। आज अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं और उससे पहले की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की खूनी सियासत का सबूत हैं। ये तस्वीरें सबूत हैं उस हिंसा की जो आए दिन बंगाल में होने वाली घटनाओं की कहानी बयां करती है। कोलकाता से सूर्याग्नि और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। मुर्शिदाबाद में ममता के मंत्री पर हमला हुआ तो कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सामने ही टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। दरअसल शुभेंदु अधिकारी अपने समर्थकों के साथ देर शाम पुलिस उपायुक्त के ऑफिस ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। जब काफिला फूल बागान मोड़ पर पहुंचा, उसी वक्त टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और रास्ता रोककर नारेबाजी करने लगे। इसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे भांजे गए, पत्थर भी चले। काफी हंगामा हुआ और मारपीट में बीजेपी नेता शिवाजी रॉय घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत जानने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी अस्पताल पहुंचे। तो अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर पहुंच चुके हैं। वहां दक्षिण 24 परगना से अमित शाह को बीजेपी की 5वीं परिवर्तन यात्रा को वो हरी झंडी दिखाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर से सोनार बांग्ला के लिए परिवर्तन। बंगाल में बीजेपी की एक और परिवर्तन यात्रा लॉन्च करने के लिए को गृहमंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं। दक्षिण 24 परगना के काक द्वीप से बीजेपी की 5वीं परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है। रथ यात्रा को रवाना करने से पहले काक द्वीप के इसी मैदान में अमित शाह पहले जनसभा को संबोधित करेंगे। काक द्वीप का ये इंदिरा मैदान अमित शाह की उस रणनीति का गवाह बनने वाला है, उस संकल्प का साक्षी बनने वाला है जिसमें बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाना है। दीदी, कहां
कान खोलकर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 18 फरवरी को अमित शाह जिस 5वीं परिवर्तन यात्रा को लॉन्च करेंगे, उसे मिलाकर ये सारी यात्राएं बंगाल के सभी 294 क्षेत्रों से होकर गुजर रही हैं। नादिया के नवद्वीप, बीरभूम के तारापीठ, झारग्राम और कूच बिहार के बाद 5वीं यात्रा काकद्वीप से निकलने वाली है। सूर्यानगी रॉय के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता। आज तो सरकार और आंदोलनकारियों के बीच अब तक 10 से ज्यादा राउंड की बातचीत हो चुकी है। किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, जिसका नतीजा वही ढाक के 3 पात रहा है। इस बीच किसानों ने आंदोलन को और तेज करते हुए आज रेल रोको आंदोलन की कॉल की है, जो दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक चलेगा, जिसके मद्देनजर रेलवे ने खास तैयारियां भी की हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देशव्यापी रेल रोको आंदोलन करेगा। इस दौरान देश भर में हजारों किसान रेल की पटरियों पर बैठेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इसे रेल रोको नहीं बल्कि रेल खोलो आंदोलन बता रहे हैं। एक आधी ट्रेन आ रही, उस पर माला डाल देंगे, उनके लोगों को पूछेंगे भाई क्या परेशानी है। रेल अगर ज्यादा चलती तो रेल में तो फ्री चलने वाले थे, रेल का सबसे ज्यादा स्वागत तो हम करें। अगर रेल जितनी रेल थी वो चलनी चाहिए ना। रेल को कहाँ प्लान बना रहे कि रेल ना चले देश में। 8-9 महीने से हो गए, 1 साल हुआ रहा, रेल रोक के गिर दी सरकार ने। उन्होंने पटरी से तो सरकार ने उतार रखी, मतलब फरवरी मार्च से लगा कर रेल सारी बंद है। अब मार्च अप्रैल से तो रेल चल नहीं चाह। रेल रोको आंदोलन का मकसद कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाना है, जिसको लेकर रेलवे भी अलर्ट है। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने आरपीएसएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया है। ये कंपनियां विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगी, जहां रेल रोको आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना है। रेलवे अधिकारियों को लोकल स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय डीएम और एसपी के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई ऐसी बात जो है ना नोटिस में आती है या कोई शांति भंग करने की या कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तो ये पुलिस कहाँ तैनात रहेगी सर? ये हमारे जो है ना रेलवे स्टेशन बट्टू है, जैसे जाखल है, टोहाना है, जो भी जहाँ हमारे रेलवे स्टेशन है उस पर तैनात रहेगी, उसके इर्द गिर्द और उसके ऊपर तैनात। हालांकि किसान नेताओं ने कहा है कि रेल रोको आंदोलन दोपहर में होगा, जब ट्रेन की ट्रैफिक कम होती है, क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेन ज्यादातर रात में चलती हैं। इसके अलावा किसी भी रेल को रास्ते में नहीं रोका जाएगा। हालांकि इस बार रेल रोको में किसी राज्य को छूट नहीं दी जाएगी। तो किसान संयुक्त मोर्चे का आह्वान है कि पूरे देश में रेल रोको अभियान कार्यक्रम लिया गया है। इस समिति की तरफ से, किसान मजदूर संघर्ष समिति की तरफ से सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर मॉडल टाउन की तरफ टिकट घर के पास हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा होंगे। जो समय है 11 बजे इकट्ठा होने का, 12 से 4 बजे जो संयुक्त मोर्चे का आह्वान है। किसान के रेल रोको आंदोलन के चलते एहतियातन रेलवे ने बुधवार से ही पंजाब में कई ट्रेनों को पहले ही रद्द कर दिया था। साथ ही कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। इससे पहले पंजाब में भी किसानों ने सितंबर में रेल रोको आंदोलन किया था, जिसकी वजह से पंजाब में करीब 2 महीने तक ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी गलती पकड़ते हुए ऐसे करीब 1,37,000 कर्मचारियों की सूची तैयार की है, जिसमें एक ही मोबाइल नंबर कई सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के आगे लिख दिए गए हैं। अब सरकार ये कह रही है कि उसकी सतर्कता से गलती पकड़ी गई है, जबकि विपक्ष इसमें घोटाले का आरोप लगा रहा है। कोरोना योद्धाओं की टीम बहुत समर्पित है। मैं प्रदेश के सभी कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करता हूं, जो अपनी जान जोखिम में डाल के
दूसरों की जिंदगी बचाने के काम में लगे हुए हैं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लक्षण प्रकट होते ही तत्काल हम अपना टेस्ट करवा लें। जिस राज्य का मुख्यमंत्री कोरोना होने पर इससे न डरने की सलाह देता हो, उसी राज्य के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर सन्नाटा देखने को मिलता है। ये ग्वालियर का कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां नर्स और बाकी स्वास्थ्य कर्मचारी न तो मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और न ही स्वास्थ्य मंत्री का। अंदर का केंद्र किसी वीवीआईपी के लिए खाली नहीं रखा गया है, बल्कि मध्य प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स का इंतजार हो रहा है, जिनको टीका लगना था लेकिन वो नहीं आए। सवाल है क्यों? आज कितने लोगों का वैक्सीनेशन होना था? 940 लोगों का आज वैक्सीनेशन होना था। और मतलब कितने आए हैं? मतलब अभी तक एक भी पेशेंट नहीं आया हमारे पास। ग्वालियर में 8 फरवरी को फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन उस दिन 940 फ्रंटलाइन वर्कर्स के मोबाइल एक ही पाए गए, जिसके कारण उन्हें वैक्सीन नहीं लग पाई और टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित हुआ। उनके मोबाइल नंबर मैच नहीं हो पाए, क्योंकि मोबाइल नंबर यहाँ पर 940 में से सभी का एक ही मोबाइल नंबर डाला हुआ है। बिहार में कोरोना जांच के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब मध्य प्रदेश में गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल कोरोना टीकाकरण के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का जो डेटा तैयार किया जा रहा था, उसमें कई लोगों के नाम के सामने एक ही मोबाइल नंबर होने का मामला सामने आया है। वैक्सीन लगवाने वालों का डेटा जब तैयार किया जा रहा था, तो खुद स्वास्थ्य विभाग ने यह लापरवाही पकड़ी है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों की सूची तैयार की, जिसके मुताबिक राज्य में टीका लगवाने वाले 1,37,000 से ज्यादा कर्मचारियों के मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड एक जैसा पाया गया। इस तरह की गड़बड़ी इंदौर जिले में सबसे ज्यादा हुई, जहां 17,644 कर्मचारियों के रिपीट नंबर पाए गए। इसके बाद जबलपुर में 11,703 और भोपाल में 8,349 स्वास्थ्य कर्मचारियों के मोबाइल नंबर एक जैसे पाए गए। आज तक ने आगर मालवा जिले में ऐसे ही कर्मचारी को ढूंढ निकाला, जिसका नंबर कई लोगों ने इस्तेमाल किया। तो कोई जानकारी लगी कि आपके नाम से कई लोगों के नाम चढ़ गए हैं टीके में, जो जिस तरह से वैक्सीन लगा? कोविड के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत थे, उनकी जानकारी चाहिए गई थी, और चूंकि मैं सैनिटेशन से संबद्ध हूँ, उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ से जो जानकारी गई थी, उसमें मेरे नंबर कई जगह पे है। बाकी देश की तरह मध्य प्रदेश में भी जनवरी में कोरोना की पहली वैक्सीन धूमधाम से लगाई गई थी, लेकिन टीकाकरण अभियान की इस हकीकत ने सबको चौंका दिया है। कांग्रेस अब इसे फर्जीवाड़ा करार दे रही है। ये 1 लाख 1.5 लाख के करीब एक ही मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ये फर्जीवाड़ा है बहुत बड़ा। दवाएं कोरोना की मिल नहीं रही है, वैक्सीन लोगों को लग नहीं रहा है। आखिर ये वैक्सीन आ रहा है जा कर रहा है, कहा जा रहा है कि वैक्सीन पर्याप्त है। भाई हेल्थ वर्कर के बाद बाकी सबको भी वैक्सीन लग जाना चाहिए। सरकार इस लापरवाही को तो मान रही है, लेकिन जांच के आगे कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि इससे टीकाकरण अभियान प्रभावित नहीं होगा। जैसे ही यदि किसी तरह लिस्ट में कोई दिक्कत आती है, गड़बड़ी होती है, तो हम उसमें जल्द से जल्द जो हमें करेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो ले लें। तो हमने हार्ड कॉपी के माध्यम से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पूरी तरह से निष्पादित किया है। डबल मोबाइल नंबर आने से या एक ही नंबर बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ने से हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ना कुछ रुकावट आई है। मध्य प्रदेश में 3,39,771 हेल्थ वर्कर और 2,32,678 फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिलाकर कुल 5,72,449 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर नंबरों का हेरफेर न होता तो यह आंकड़ा बढ़ सकता था, क्योंकि जिन लोगों का नंबर दर्ज हुआ उन्होंने तो मैसेज आने के बाद कोरोना का टीका लगवा लिया, लेकिन दूसरे हेल्थ वर्कर कहीं न कहीं अपनी बारी का इंतजार करते ही रह गए। ग्वालियर के कोरोना केंद्र का सन्नाटा तो इसी तरफ इशारा करता है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। भिवंडी में एक गांव के एक किसान ने हेलीकॉप्टर खरीदा है। किसान की सफलता से हर कोई चकित है। देखिए भिवंडी के बड़े गांव के किसान की ये सफलता की कहानी। ठाणे के पास भिवंडी के बड़े गांव में एक नीले रंग का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। अपने गांव में हेलीकॉप्टर लैंड होता शायद गांव के लोगों ने पहले भी देखा होगा, पर उनके गांव का रहने वाला शख्स ही हेलीकॉप्टर का मालिक है। ये बात इनके लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है।
पेशे से किसान 55 साल के जनार्दन भोईर हेलीकॉप्टर के मालिक है। हेलीकॉप्टर की कीमत 30 करोड़ रुपया। इसे खरीदने के लिए जनार्दन ने 90% लोन लिया। जनार्दन किसान के साथ साथ दूध व्यवसायी भी है। इनके दूध का कारोबार महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान तक फैला हुआ है। इनके हफ्ते में कई बार सड़क रास्ते से अपने काम के सिलसिले में लंबा ट्रैवल करना पड़ता था। समय बचाने के लिए भोईर ने हेलीकॉप्टर खरीदने का निर्णय लिया। आम्ही हेलिकॉप्टरवर उडी घ्यायचं कारण एकच होता, कारण आमचे बरेचसे बिल्डर किंवा मित्र लोक जे ओळखीचे होते, तर ते कसं आम्ही धंद्यामध्ये इकडे तिकडे आमचा फिरणा मोठा असतो, त्या दृष्टीने आम्ही हेलिकॉप्टर घ्यायचं असं ठरवलं। का आपलं घर झालेलं आहे, शेती आहे, आपल्याकडे बिझनेस आहे, धंदा आहे, दुग्ध व्यवसाय, त्याच्यासाठी आता धंद्याची प्रोसेस थोडी पूर्ण झालेली होती। त्या दृष्टीने हेलिकॉप्टर घ्यायचा एकच पर्याय म्हणजे मोठा होता का हेलिकॉप्टरचा सोर्स म्हणजे आपल्यासाठी असं निर्माण झाला का काही त्यातली मंडळी आपली चांगली ओळखीची होती, यातले चित्रपट सृष्टीतले ओळखीचे होते, उद्योग क्षेत्रातले ओळखीचे होते, त्या दृष्टीने ती आम्हाला एक हाऊस निर्माण होऊन ते। तुमचा व्यवसाय कुठला? आमचा मेन व्यवसाय तर दुग्ध व्यवसाय, शेती हा मोठा व्यवसाय है। ये हेलीकॉप्टर 15 मार्च को डिलीवरी होगा, लेकिन इससे पहले कंपनी के अधिकारी भोईर के घर का निरीक्षण करने आए थे। घर में 2.5 एकड़ की जमीन पर हेलीपैड बनाया जाएगा। ट्रायल के लिए आए हेलीकॉप्टर में जनार्दन भोईर ने ग्राम पंचायत चुनाव में जीते सदस्यों को बैठाकर घुमाया। भोईर किसान परिवार से आते हैं। इन्होंने शुरू में रियलिटी बिजनेस में हाथ डाला, वेयर हाउस बनवाए, फिर दूध के कारोबार में वो कूद पड़े। भिवंडी से विक्रांत चौहान के साथ